क्योंकि लालू यादव का पार्टी, उनकी सरकार का मतलब ही है जंगल राज और आक्रांत का राज। अब एडमिशन से रिलेटेड समस्या है, एग्जामिनेशन से रिलेटेड समस्या है कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में। और देखिए, ये लड़ाई 2-4 सालों की नहीं है। ये लड़ाई लालू यादव के परिवार से लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी लड़ती आई है। वो अलग देश की मांग करने लगी। ये तो ताजुब है ना कि भारत में आप रहते हैं और यहाँ से एक अलग देश अलग मांग करते हैं। तो अभी बिहार में 20 एथेनॉल फैक्ट्री लग रहे हैं। गरीब गुरबा, महिला, नौजवान, किसान, सबके लिए इस सरकार ने काम किया है। दोस्तों, जब भी हम लोग छात्र जीवन में होते हैं तो अक्सर एक शब्द सुनते हैं, छात्र राजनीति। जब हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं, स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, तो हमारे मन में बहुत सारी ऐसे सवाल आते हैं और हमारे मन में ऐसे कई बार विचार आते हैं कि हम किसी सिस्टम के खिलाफ, किसी बात के अगेंस्ट में जाके अपनी बातें उठाएं या फिर किसी हक के लिए अपनी आवाज़ उठाएं। तब ये लोग कहते हैं कि राजनीति में आ रहा है ये व्यक्ति या फिर ये छात्र। और इसी कड़ी में हम लोग बहुत सारी कहानियों को सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक अरुण और इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज़। और साथ ही साथ आप इस एपिसोड को देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस यानी कि छपरा पोस्ट और हमारी बाकी सभी पेजेस पे। दोस्तों, अक्सर हम लोग अपने एपिसोड में, पॉडकास्ट के एपिसोड में हम लोग नई नई कहानियाँ जानते हैं। हमारे स्टूडियो में अतिथि आते हैं और उनसे हम लोग उनकी कहानियाँ जानते हैं। और आज भी हम लोग एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जानेंगे जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं उनका नाम आपको बताने जा रहा हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव तिवारी जी, जो कि युवा मोर्चा के क्षेत्रीय प्रभारी हैं भाजपा में और लंबे समय से अपनी सेवा दे चुके हैं एबीवीपी में, और साथ ही ये संघ के स्वयंसेवक भी हैं। तो राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अभिषेक जी, तो आपका विशेष आभार। धन्यवाद। और हमें भी बड़ी खुशी हो रही है जब अक्सर हम लोग कई अतिथियों को बुलाते हैं, लेकिन जब एक युवा चेहरा, एक ऐसा व्यक्ति जो कि राजनीति में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और लोगों को आगे बढ़ के मदद करना चाहता है, हमेशा ऐसे व्यक्तियों को हम लोग स्टूडियो में बुलाने की कोशिश करते हैं और उनकी कहानियाँ जानने की कोशिश करते हैं। आपसे एक जानना चाहेंगे, आपका छोटा सा परिचय, कहाँ से आप निकले, घर परिवार, एजुकेशन वगैरह, ये सब के बारे में बताइए। जैसा कि नाम आपने बता दिया, मेरा नाम ऐसे राजीव तिवारी है। हम रहने वाले मूलतः सिवान जिला के हैं। लकड़ी नबीगंज मेरा प्रखंड है और गोपालपुर कोठी मेरे गांव का नाम है जी। वो विधानसभा गुड़िया कोठी होता है और लोकसभा महाराजगंज लोकसभा के अंतर्गत हमारा गांव गोपालपुर कोठी मेरा गांव है। वहीं के हम रहने वाले हैं, वहीं मेरा जन्म हुआ है। मेरी स्कूली शिक्षा जो है वहीं की रहने हुई है। मेरे गांव में ही एक प्राइवेट स्कूल था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिक्षा निकेतन। उसी स्कूल से मेरी 8वीं तक की पढ़ाई हुई है। पुनः उसके बाद हाई स्कूल के पढ़ाई के लिए मेरे गांव के बगल में एक जनता उच्च विद्यालय मुसेपुर सिवान स्कूल का मेरे नाम था, जिसे मेरी मैट्रिक हुआ। मैट्रिक करने के बाद हम छपरा में पढ़ाई के लिए आए। तो +2 में मेरी एडमिशन गंगा सिंह कॉलेज में हुई और हम लोग लॉज में, जैसे आप जानते हैं कि छात्र लोग आते हैं तो हॉस्टल और लॉज में रहते हैं। मैं भी छपरा में आकर के लॉज में रह करके और यहाँ से पढ़ाई का अपना शुरुआत किया छपरा में। 2005 में मैं छपरा में पढ़ाई करने के लिए आया था। फिर उसके बाद मैंने इंटर कर लिया 7 में इंटर करने के बाद फिर जिस लॉज में हम रहते थे वहीं 2 चीज़ें हो गई। मेरा जिस लॉज में रहते थे वहाँ काफ़ी समृद्ध मतलब स्टूडेंट रहते थे, पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट रहते थे और वे सभी लोग विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए लोग थे। अच्छा। तो एक अलग प्रकार का पढ़ाई का भी माहौल मिला और संगठन का भी माहौल मिल गया। तो हम नए नए थे, अभी कुछ चीज़ समझने का प्रयास कर रहे थे। इंटर में ही हमारी एक तरह से कहिए तो विद्यार्थी परिषद के जो संगठन के लोग होते हैं, संगठन मंत्री होते हैं, जो प्रचारक जीवन में रहते हैं, उनका आना जाना हमेशा हमारे लॉज में रहता था। रात्रि का खाना हमारे यहाँ रहता था। तो वहीं से संगठन से जुड़ाव हो गया। हमारे एक मित्र हैं अमृतेश जी, तो एक कमेटी का जब बैठक होता है विद्यार्थी परिषद का, जब नए कमेटी का अनाउंसमेंट होता है उसके पहले अभ्यास वर्ग कहा जाता है। तो अभ्यास वर्ग में हम तो नहीं गए थे, नए थे। हमारे जो सीनियर थे वे लोग सारे लोग गए थे।
किसी तरह घूमते लॉज में अमृतेश जी चले आए और हम गर्मी का मौसम था तो 1 बजे के आसपास में हम खाना खा के रेस्ट मोड में थे। तो उन्होंने आया और कहा कि आप अभ्यास वर्ग में नहीं गए, और उस समय अभ्यास वर्ग दिखवाड़ा में होने वाला था। अच्छा। तो हम तो नहीं गए थे और मेरे जो गांव के सीनियर थे जिनके साथ मैं आया था वो मुझे नहीं ले गए थे। तो मुझे कुछ डर भी था कि भाई मुझे अभी सामाजिक जीवन में जाना चाहिए, चाहे वो नहीं गए हैं तो मुझे नहीं जाना चाहिए। तो अमृतेश जी ने साइकिल पर बैठा करके और मुझे भिखारी ठाकुर जो चौक है वहाँ पर बस स्टैंड में वो लेकर के आए थे और वहाँ से मुझे गाड़ी पकड़वा करके मैं दिखवाड़ा गया। तो चाहते और नहीं चाहते हुए भी मेरी वहीं से विद्यार्थी परिषद से जुड़ाव हो गया। फिर वो हम अधिवेशन में गए। हाँ, फिर कार्यकर्ता की तरह हम काम करने लगे। प्रत्येक संडे को बैठक होता था। उस बैठक में हमारे जो सीनियर थे मुकेश जी मेरे गांव के ही रहने वाले थे, अभी वो यूको बैंक में ब्रांच मैनेजर हैं कलकत्ता में। उन्हीं के साथ हमारा साइकिल से जाना आना, हम लोग कार्यालय में बैठक करते रहे। वहीं से एक शुरुआत हो गई विद्यार्थी परिषद से जुड़ाव का। मतलब कह सकते हैं कि जो माहौल आपको मिलता गया उस माहौल में आप ढलते गए और आपकी रुचि इसमें बढ़ते गए। हम लोग आपकी पढ़ाई के बारे में हम लोगों ने अभी आपने बताया कि आप लॉ कर रहे थे। पढ़ाई अभी इंटर हुआ, फिर उसके बाद में उस समय राजेंद्र कॉलेज में BCA चल रहा था और बहुत क्रेज था BCA का। तो जो सीनियर लोग थे हम इंटर कर लिए थे, क्योंकि पढ़ाई के लिए मुझे बिहार छोड़ना था। मैंने तय किया था कि मैं इंटर तक ही छपरा में रहूँगा, लेकिन किसी कारण बस मैं बाहर नहीं जा पाया। तो सब लोग जब समर वेकेशन में आते थे सीनियर लोग तो लॉज में ही रहते थे। उनकी स्थिति ऐसी थी कि लॉज छोड़ चुके थे, कुछ लोग जा चुके थे, लेकिन जब वो छुट्टी में घर आते थे तो 2-2 दिन पहले लॉज में रहते थे, फिर घर जाते थे, अब बैग रख के फिर लॉज में आते थे। मतलब ये पॉलिटिकल रूप से इतना वो मैंने स्ट्रॉन्ग जगह था वो कि सभी लोगों का मन भी लगता था छपरा में। सारण के अलग अलग प्रखंडों के लोग रहने वाले थे, यहाँ के कुछ प्रोफेसर के बेटा थे, वे लोग भी लॉज में ही दिन में उनकी समय कटती थी। तो हमको कुछ लोगों ने कहा कि आप, चूँकि मैथ था मेरा, साइंस था, तो उन्होंने कहा कि क्या ये जनरल ग्रेजुएशन ये सब करिएगा, पता करिए कि अच्छा क्या कुछ प्रोफेशनल कोर्स क्या चल रहे हैं। तो पता हुआ तो पता चला कि BCA राजेंद्र कॉलेज में चलता है। फिर हम लोगों ने BCA में मेरा एडमिशन हुआ। उसकी भी एक अलग कहानी है। जब हम एडमिशन करने गए तो 2-3 आदमी मेरे साथ थे, सारे सीट फुल हो चुकी थी। तो अब भाई अब चूँकि संगठन का बात था तो जो वहाँ के कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने रजिस्टर ही दिखा दिया कि देखिए ये तो सारे सीट फुल हो चुके हैं। हम लोग को डाउट था कि कहीं, लेकिन सीट फुल हो चुकी थी। फिर उस समय जितेंद्र प्रसाद जी, प्रोफेसर जितेंद्र प्रसाद जी वाइस चांसलर हुआ करते थे, उनसे बातचीत हुआ तो फिर सीट बढ़ा, तब जाकर के मेरा BCA में एडमिशन हुआ। फिर मैं 2010 तक BCA किया। उसके बाद मेरी कैंपस सिलेक्शन हो गई राजेंद्र कॉलेज में ही। अच्छा। ये पहली बार था पूरे सारण के लिए और कि किसी कॉलेज में कंपनियां आई थी कैंपस सिलेक्शन करने के लिए। फिर SDFC आया था कैंपस करने। पूरे BCA से, पूरे राजेंद्र कॉलेज से 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ था। तो 2 लाख। फिर नौकरी नहीं की? नहीं, मैं नौकरी किया। फिर 2 लाख रुपया का 2 लाख का पैकेज था। तो मुझे लगा कि ये तो प्रोफेशनल कोर्स कर, भाई इससे बेस्ट क्या हो सकता है कि कोई भी पढ़ता है कि नौकरी हो जाए। और कॉलेज में ही नौकरी हो गई तो बड़ी बात थी उस समय के लिए, बड़ी सम्मान मिला नौकरी। फिर मैं नौकरी किया, 1.5-2 साल मैं नौकरी किया। यहीं कहाँ पे? छपरा में ही, छपरा ब्रांच में ही मैं फिर नौकरी किया। लेकिन नौकरी में तो वो दुनिया कुछ और है। हाँ, वो दुनिया कुछ और है, कॉर्पोरेट सेक्टर वाली दुनिया थी और मैं तो इंटरेस्ट कुछ और जगह पर था। तो बहुत ज़्यादा दिन तक मैं, जो ब्रांच मैनेजर थे वो भी कहे कि यार आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आदमी हो, यहाँ कहाँ आ गए हो, कैसे फंस गए हो। फिर मेरा इच्छा था कमीशन का, तो 2 बार मैं BPSC का भी एग्ज़ाम दिया, लेकिन 2011 और 12 में BPSC दिया था तो मेरा नहीं हो पाया सिलेक्शन। तो मैंने तय किया कि अब मुझे नौकरी की तरफ नहीं जाना है, फिर ऐसे आना है। उसके बाद फिर यहाँ मुझे हायर एजुकेशन करने थे और छपरा में ही चूँकि मुझे अब रहना था, तो BCA के बाद मैं MA नहीं कर सकता था, MSc नहीं कर सकता था। तो पुनः मैं 2012 से इंग्लिश ऑनर्स किया। उसके बाद फिर हम इंग्लिश से PG किए। अच्छा। तो मेरा ये एजुकेशन का रहा है। फिर मेरे अच्छे संगत कुछ लोगों से हुए जो लॉ के फील्ड में थे,
फिर आपने लॉ भी करना शुरू फिर सभी लोगों के आशीर्वाद से अभी लॉ मेरा चल रहा है, फाइनल ईयर के हम स्टूडेंट भी हैं। पटना पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से मेरा क्या बात है। लॉ चल रहा है। चलिए, ज्ञान जितना बटोरा जाए उतना बढ़िया है। मैंने भी ये माना कि ज्ञान का तो चलते अभी रहना वर्तमान की हम लोग बात करें तो आप युवा मोर्चा के क्षेत्रीय प्रभारी भी हैं भाजपा में, तो ये इस वर्तमान में चल रहे कार्य को कैसे बताएंगे आप? आपकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं? मेरी जिम्मेदारी, जैसे आप बताया, मेरा युवा मोर्चा में क्षेत्रीय प्रभारी सारण और वैशाली का मेरा दायित्व है। तो सारण और वैशाली में युवा मोर्चा के जो भी कार्य मिलते हैं पटना से या जो दिल्ली से पार्टी ने तय करता है, जो भी युवा मोर्चा को काम दिया जाता है, उस काम को कराना, उसको देखना, दोनों जिला में कैसे बढ़िया से काम हो, कोई बैठक हो, कोई सम्मेलन हो, कोई पार्टी द्वारा निहित कार्यक्रम हो, उसको करवाना और उसको देखना मेरा मूल काम है कि सफलता से सब कार्यक्रम। जी, आप इसमें सामाजिक रूप से भी काफ़ी एक्टिव हैं, लोगों की मदद करते हैं, माध्यम चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या होती हैं? अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोग मतलब कहते तो हैं कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, बट उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, प्रायोरिटी किस बेसिस पे? देखिए, प्रायोरिटी, मैं अब शुरू से ही मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा, तो उस समय जब संगठन में मैं काम करने लगा तो छात्रों की समस्या होती थी कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहीं से समस्या का हम लोग देखना शुरू कर दिए। अब एडमिशन से रिलेटेड समस्या है, एग्जामिनेशन से रिलेटेड समस्या है कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, लड़कों का परीक्षा सही समय पर नहीं हो पा रहा है। इन सभी चीज़ों को लेकर के बहुत हम लोगों ने आंदोलन किया है। छात्रों के हित के लिए हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। और राष्ट्र विद्यार्थी परिषद, चूँकि राष्ट्रीय सोच की एक अपनी संगठन है, कि छात्रों के हित के साथ साथ राष्ट्रीय सोच को भी आगे ले जाना है। तो दोनों चीज़ें मिला करके हमने भी काम किया है। संगठन ने भी जो काम दिया उसको किया, और सारण के भी जो समस्याएं होती थी। सोशल मीडिया पे भी कुछ दिनों पहले काफ़ी चर्चा में आए थे, जब कोई एक ऐसा मुद्दा हुआ था जब किसी शिक्षक ने राष्ट्र विरोधी बातें कुछ ऐसी लिख दी थी, वो क्या वाकया हो गया था? वाकया यूँ हुआ कि चूँकि गुड़िया कोठी नारायण महाविद्यालय गुड़िया कोठी कॉलेज है सिवान जिला में, जो कि जेबी यूनिवर्सिटी का अंगीभूत इकाई है, उसके एक प्रोफेसर थे अहमद साहब। उन्होंने देश विरोधी बातें लिखनी, समाज विरोधी बातें लिखनी शुरू कर दी थी। कुछ महीनों पहले भी मुझे एक दो लड़के वहाँ से बताए थे कि, और एक प्रोफेसर भी साहब मुझे बताए थे कि यहाँ पे ऐसे गतिविधि चल रहा है, थोड़ा आप लोग देखिए। मैंने उस समय थोड़ा सा इग्नोर किया था उस बात को कि चलिए कोई है, अपनी बात रखता है। लेकिन इधर कुछ दिनों पहले वो अलग देश की मांग करने लगी। ये तो ताजुब है ना कि भारत में आप रहते हैं और यहाँ से एक अलग देश अलग मांग करते हैं, कह रहे हैं मुझे एक अलग इस्लामिक कंट्री का व्यवस्था दीजिए, इस्लामिक कंट्री बना दीजिए। ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य है। फिर मैंने उनको वहाँ पर बात किया उनसे, वो तो अपने बातों पर अडिग थे, तो मुझे लगा कि नहीं, तब इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलके आपकी बातें हुई? नहीं, मैं टेलीफोनिक उनसे बात किया, मैं व्यक्तिगत नहीं मिला, मैं टेलीफोनिक बात किया। और भी जो मेरे वहाँ कुछ लोग थे, मैंने उनको कहा, लोगों ने बाद में अपना मोबाइल बंद कर दिए, फिर लोगों ने जाके मुझे अपने टेलीफोन से भी बात कराया। तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो बहुत बड़ी साजिश है, ये बहुत बड़ी साजिश है। वो कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं थी। देश में कुछ गलत तरीके की गतिविधि करने वाले संगठन हैं, उन संगठनों की ये विचारधारा है जो आज अंदर अंदर चलती थी, आज ये बाहर आ चुकी है। तो इसको तो शांत कराना हम सभी की जिम्मेदारी है, और ऐसे देश के गद्दार लोगों को देश से बाहर करना भी जिम्मेदारी है। तब हमने उस पर अपना काम किया। वहाँ छात्रों ने आंदोलन किया, विद्यार्थी परिषद ने भी आंदोलन किया, और उसका काफ़ी असर देखने को मिला था। असर देखने को मिला कि मैंने फिर जिला प्रशासन से बात किया, मैंने डीएम साहब से बात किया, एसपी साहब से बात किया। सबसे बात करके मैंने कहा कि भाई यहाँ यथाशीघ्र इन पर एफआईआर होना चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर गवर्नर हाउस में भी हमने अपने माध्यम से बात किया, तो उनके ऊपर कार्रवाई हुई, उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हुए, इन सभी चीज़ हुए। तो बिहार की वर्तमान राजनीति के ऊपर कैसे देखते हैं? क्योंकि आप तो भाई अब तो पार्टी आपकी साथ में है, आ गई है, तो मुख्यमंत्री साहब और आपकी पार्टी अब दोनों एक तरीके से काम करेंगे, तो अब इस वर्तमान स्थिति को कैसे देख रहे हैं? देखिए, वर्तमान स्थिति अब अच्छा है। पिछले 17 महीनों में जो बिहार में पुनः जंगल राज स्थापित करने का माहौल तैयार किया गया था, वो बिहार के सामाजिक जीवन के लिए, बिहार के लोगों के लिए, बिहार के आवाम के लिए कहीं से भी उचित नहीं था। पूरे डर का, भय का माहौल स्थापित करने का काम किया गया था। मैं धन्यवाद देता हूं नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने एक अच्छा निर्णय लेकर के पुनः बीजेपी के साथ आए। और देखिए, ये लड़ाई 2-4 सालों की नहीं है,
ये लड़ाई लालू यादव के परिवार से लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी लड़ती आई है, क्योंकि लालू यादव का पार्टी, उनकी सरकार का मतलब ही है जंगल राज और आक्रांत का राज। उन लोगों को विकास से कोई लेना देना नहीं है, बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है, बिहार के गरीब गुरबा से कोई लेना देना नहीं है। तो 2005 में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की अलायंस की सरकार बनी थी। तब से बिहार में पहले क्या स्थिति थी, चारों तरफ गुंडा का माहौल, गुंडा टाइप के लोग राजनीति में आके स्थापित हो चुके थे, डर का माहौल, शाम के समय में लोग अपने घर से नहीं निकलते थे, कुछ था ही नहीं बिहार में। सारे लोग जो बिहार के अच्छे लोग थे वो बिहार से पलायन कर चुके थे। डॉक्टरों की एक अच्छे इतने अच्छे डॉक्टर थे, सारे लोग बाहर चले गए, शिक्षक जो थे वो बाहर चले गए, पूरी बिहार की स्थिति चरमरा गई थी। तो 5 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से एक बहुत अच्छा काम हुआ। गड्ढा था बिहार, गड्ढा को भर करके तब आज इस समृद्ध बिहार को आप देख रहे हैं। लेकिन बीच में फिर ट्रैक चेंज कर दिए थे माननीय नीतीश जी, तो अब एक अच्छे जगह पर आए हैं। अब पुनः बिहार में सुशासन की सरकार स्थापित होगी और बिहार के समृद्धि के लिए, बिहार की गरीब गुरबा जनता के लिए एक अच्छी सरकार दिया जाएगा, ऐसा प्रयास है। कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि जैसे अभी कुछ दिनों पहले रोजगार के अवसर बहुत सारे जनरेट हुए थे और शिक्षक की बहाली, ऐसे तमाम कई तरह की चीज़ें हो रही थी और कई सारी चीज़ें अभी पाइपलाइन में थी। तो क्या अब वो चीज़ें आगे कंटिन्यू वैसे रहेंगी या फिर किस परिस्थिति में होंगी, अभी कैसे चलेगा? देखिए, जो काम विकास के हित में है, देश बिहार के जनता के हित में है, शिक्षकों के हित में है, वो काम रुकने वाली नहीं है, वो काम ऐसे ही चलेगी। और हमारी अब सरकार आई है तो और मजबूती से वो काम होगा, तो वो कहीं से रुकने वाले हैं। रोजगार के जो अवसर हैं वो और दोगुने तरीके से खुलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा। जो शिक्षकों के बीच में कुछ भ्रम फैला हुआ है, उसमें शिक्षकों को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीका से सही होगी। कुछ लोग भी कह रहे हैं कि जो चीज़ें शुरू हुई थी अब बंद हो जाएंगी, पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? जो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे नेता जो सुशासन स्थापित करने वाले हैं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कल ही 1 लाख रोजगार लोगों को, भारत के लोगों को बांटे हैं माननीय मोदी जी। तो ये तो हमारी सरकार तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने वाली सरकार है। ये भ्रम कौन फैला रहा है? और भ्रम फैलाने से कुछ होने वाला नहीं है। बिहार में और ज़्यादा रोजगार के अवसर खुलेंगे। इंडस्ट्री तो पहले से बिहार में इंडस्ट्री था नहीं, लेकिन भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी प्लान बनाई, इथेनॉल पॉलिसी बनाया। तो बिहार में भारत सरकार ने देखा कि इथेनॉल प्रोडक्शन यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है, तो अभी बिहार में 20 इथेनॉल फैक्ट्री लग रहे हैं, जिसमें 4 इथेनॉल फैक्ट्री का उद्घाटन हो चुका है और जो रेस्ट 16 हैं वो भी 6 से 8 महीना के अंतर्गत इथेनॉल फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी। आप सब जानते हैं, जैसे अब पहले पेट्रोल पर हम लोग पूरा देश निर्भर था, रसिया पर और अमेरिका पर, प्लस गल्फ कंट्रीज़ पर। उस निर्भरता को कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल का मिलावट हो रहा है। भारत सरकार ने तय किया था कि पहले 10% हम एथेनॉल मिलाएंगे पेट्रोल डीजल में, वो पूरा हो चुका, समय से पहले वो टारगेट को पूरा किया जा चुका। अब टारगेट है कि 20% एथेनॉल को हम मिलावट करेंगे। तो हम आत्मनिर्भर उस माध्यम से भी हो रहे हैं, इंडस्ट्री हमारे यहाँ लग रही हैं। और आज के बिहार में जो तकनीकी शिक्षा पर बहुत ज़्यादा फोकस काम करने की ज़रूरत है, तो बिहार में भी पार्क बन रहे हैं, आईटी पार्क बन रहे हैं, जिससे कि आईटी सेक्टर की भी कंपनियां जो देश विदेश की हैं वो आकर के बिहार में अपनी इंडस्ट्री लगाएंगी और यहाँ की युवा उसमें काम करेंगे। चलिए, उम्मीद है कि आपकी बातें सच साबित हों और आने वाले भविष्य को हम लोग ऐसे ही देखें जैसे आपने बताया है। आपके पसंदीदा राजनेता कौन है अगर पूछा जाए? हमारे पसंदीदा नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, अभी भी हैं, हमारे आदर्श हैं, और माननीय मोदी जी हमारे पसंदीदा। इन दोनों व्यक्ति की कोई ऐसी क्वालिटी जो आप चाहते हैं कि वो मेरे लिए एकदम सटीक हो, मैं भी उस रास्ते पे चलूं? क्वालिटी की बात करेंगे तो हम मतलब वैसे विद्वत लोगों का, वैसे महान लोगों का क्वालिटी की मैं बात करूं, ये मैं हैसियत में नहीं हूं, क्योंकि वो तो बात हो जाएगी कि समुद्र में आप एक बूंद पानी देने की बात हो जाएगी। तो मेरी हैसियत नहीं है कि वो इतने बड़े लोग, महान लोग हैं, इस देश के
विकास के लिए उन्होंने सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया है। तो वैसे लोग में एक दो क्वालिटी क्या, वो तो सिर्फ क्वालिटी ही है। गंगा जल में कहेंगे कि नहीं नहीं आप गंगा जल के एक क्वालिटी को मतलब पूरी गंगा जल ही अमृत है, तो उसके क्वालिटी की बात हम नहीं कर सकते हैं। तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और माननीय हमारे मोदी जी का क्वालिटी का बात हम जैसे लोग नहीं कर सकते। वो तो पूरी जीवन ही उनकी इस देश के लिए है। अगर हम लोग स्थानीय स्तर पे बातें करें तो स्थानीय स्तर पे कोई भी व्यक्ति राजनीति में आगे आता है और ख़ास करके उसके गुणों की बातें करें तो हम लोग कैसे देखते हैं, आप स्थानीय लेवल पे उन एक राजनेता में क्या गुण होने चाहिए? देखिए, राजनीति में चाहे जो भी पार्टी के लोग राजनीति, सब लोग सोचता है कि सामाजिक विकास करना है, लेकिन हमारी जो पार्टी है उसमें कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, कार्यकर्ता हो या नेता हो, सब समाज के उत्थान के लिए लगे रहते हैं। तो जब आप एक समग्र सामाजिक उत्थान की बात करते हैं तो उसमें कुछ छूटता नहीं है, सब कुछ उसमें निहित हो जाती है। चाहे वो मजदूर की विकास की बात हो, नौजवान के विकास की बात हो, महिला के विकास की बात हो, या जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात हो, ये सारे चीज़ें हमारे पार्टी के अंतर्गत, उस विचारधारा के अंतर्गत ही, और उसी के विकास में भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, छोटा से बड़ा कार्यकर्ता, सारे नेता लोग उसी विकास में लगे हुए रहते हैं। अब क्षेत्र के विकास में आप कह रहे हैं तो अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग कुछ सिचुएशंस रहते हैं, उसके आधार पर प्रायोरिटी बना करके उस क्षेत्र का विकास किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं तो उधर कुछ अलग समस्या हैं, तो उधर के जो जनप्रतिनिधि हैं बीजेपी के, वो लोग अलग ढंग से अपना काम करते हैं। हम सभी का जो क्षेत्र है, यहाँ के जो हम लोग तो मैदानी क्षेत्र के लोग हैं, कृषि प्रधान हम लोगों का क्षेत्र है, तो यहाँ अलग प्रायोरिटी बना करके काम होता है। यही तो है। अक्सर कुछ बातें युवाओं से भी सुनने में आती हैं कि वो किसी पार्टी से जुड़ते हैं तो युवाओं का बड़ा दोहन होता है शुरू में युवाओं। तो आपकी पार्टी में जैसे कि भाजपा में क्या स्थिति रहती है युवाओं की, कैसे देखा जाता है? देखिए, बता रहे हैं, राजनीति एक बहुत बड़ा विषय है। इसमें तत्कालिक लाभ नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, और कोई व्यक्ति जब तत्कालिक लाभ खोजने लगता है तो वो परेशान हो जाता है। जैसे आप अगर सिपाही की तैयारी करते हैं तो बहुत तत्काल तैयारी करके कुछ दिन में सिपाही बन जाते हैं, कोई चपरासी बन जाता है कोई, और वही जैसे यूपीएससी की तैयारी करता है, कमीशन, किसी भी कमीशन का तैयारी करता है, तो उसको काफ़ी टाइम देना पड़ता है। तो बड़ी सफलता के लिए आपको पेशेंस से बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं राजनीति को भी वैसे ही लेता हूँ। यहाँ तत्कालिक लाभ नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। हाँ, अगर आप में कैलिबर है तो वो चीज़ें मिलेंगी, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। राजनीति बहुत बड़ा विषय है, इसके आप अंदर काम कर रहे हैं। और युवाओं के लिए तो मैं विशेष तौर पे कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या जी, वो बेंगलोर से अभी सांसद हैं, और उनकी उम्र मात्र 26 साल है। और आपने उनका सुना होगा भाषण की, लोकसभा में कैसे वो जबरदस्त भाषण देते हैं। तो हमारे पार्टी में युवाओं के लिए कोई दरवाजे ऐसे नहीं है कि आपको दिक्कत है। आप काम करिए, जम के काम करिए, राष्ट्रहित में काम करिए, आपको मौका मिलेगा। पार्टी के द्वारा कुछ ऐसे सकारात्मक कार्य, कुछ पॉजिटिव कार्य जो आसपास हमारे हो रहे हैं, प्रदेश में हो रहे हैं, उनमें से कुछ कार्य को आप बताना चाहेंगे यहाँ पे? पार्टी के काम या सरकार के काम? सरकार के काम। सरकार के काम तो पार्टी कल ही सरकार बहुमत हुआ है, तो सारे जो योजनाएं जो पहले से चल रही थी, जो बीजेपी की अपनी थी, सबको बिहार के विकास के लिए सबको लगना है। जो कुछ अवरोध थी, अब तो यहाँ डबल इंजन की सरकार हो गई है। तो बिहार बीजेपी के लोग, जो माननीय सम्राट जी नेता हैं, हम सभी के विजय सिन्हा जी नेता हैं, और जो लोग हैं वे लोग केंद्र सरकार से तो अब रिक्वेस्ट करेंगे कि, और मोदी जी की तो विशेष फोकस है बिहार के विकास के लिए, क्योंकि मोदी जी तो मानते हैं कि पांचों उंगली में, ठीक है पांचों उंगली छोटा बड़ा होता है, लेकिन सबको समृद्ध होना होगा। सशक्त भारत जो बनाना है, समृद्ध भारत जो बनाना है, उस भारत को बनाने में सारे राज्यों का विकास जरूरी है। हाँ, ये बात सही है कि बिहार जो है वो आर्थिक रूप से कुछ पीछे रहा, लेकिन पिछले बहुत सालों में, जो ये 15 सालों में सरकार जो मेहनत किया है, बिहार बहुत आगे जा चुका है। जो चीज़ें भी बची है वो गुणवत्तापूर्ण तरीका से और बहुत तेज़ी से इन सारे चीज़ों को किया जाएगा। आपके पॉलिटिकल प्लान्स क्या हैं आगे? अगर पर्सनली आप कुछ सोच के चले होंगे कि नहीं, मुझे अगर
करना है, मैं युवा मोर्चा में हूँ, तो फिर आगे के क्या प्लान्स होने चाहिए? मेरी इस मामले में थोड़ा सा मैं क्या कहें, मैं कभी तय नहीं किया ये चीज़ कि जो सिचुएशन मैं कभी तय नहीं किया कि मुझे ये बनना है, क्योंकि बनने के लिए मैं तो राजनीति किया ही नहीं। राजनीति बताया कि विद्यार्थी परिषद से, तो उसमें भी नहीं था कि मुझे बनना क्या है। राजनीति करना है, और आपके सामने इतनी बड़ी राष्ट्रहित विषय है, समाज हित विषय है, तो उसमें अपना व्यक्तिगत क्या हो सकता है? आप सिर्फ काम कर सकते हैं, बाकी जो होगा ईश्वर है। बिल्कुल। इसमें मेरी कोई पर्सनल चाहत इसमें नहीं है। हाँ, राजनीति होनी चाहिए, समृद्ध राजनीति होनी चाहिए, बिहार में और देश में एक अच्छा राजनीति होना चाहिए जो हमारे पार्टी के द्वारा किया जाता है। उसमें एक हम भी उसके कड़ी हैं, हम भी अपना प्रयास इसको करेंगे। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है, सामने ही है, तो उसमें कैसे आप लोग तैयारी लेके चल रहे हैं? क्या कुछ प्लान्स है? लोकसभा का चुनाव तो अब सामने, आप जैसे बताए, तो इस देश में मोदी की गारंटी चल रही है, तो मोदी की गारंटी के सामने कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे चुनाव है तो चुनाव में तैयारी आप चुनाव के समय तो नहीं करते हैं। परीक्षा आप देने जाते हैं तो परीक्षा के दिन तो तैयारी नहीं करते हैं, उसकी तैयारी तो पहले से आप शुरू कर देते हैं। तो हमारे पार्टी भी तैयारी इसकी बहुत पहले से शुरू कर चुकी है, और पूरे देश की जनता मोदी जी के विजन के साथ है, मोदी जी के गारंटी के साथ है। इस बार अब की बार 400 पार के साथ है, फिर एक बार मोदी सरकार के साथ है। तो पूरे देश के लिए माननीय मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतनी समृद्धि की है कि हमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। जनता खुद ही हमारे साथ है। गरीब, गुरबा, महिला, नौजवान, किसान, सबके लिए इस सरकार ने काम किया है। तो पूरा देश मोदीमय है, फिर एक बार मोदी सरकार के लिए। चलिए, उम्मीद है कि जो बातें आपने कही हैं वो हमारे युवाओं को समझ में आएंगी। और जाते जाते एक संदेश, क्योंकि आज युवा मोर्चा के हैं, तो यूथ के लिए कुछ कहना चाहें, उनको क्या सजेशन देंगे? यूथ के लिए मुझे कहना है कि आप चाहे जिस फील्ड में काम कर रहे हो, लीडर की तरह काम करें, नेतृत्व करने की क्षमता विकसित करें। चाहे वो आप व्यवसाय कर रहे हो, चाहे वो आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, या चाहे आप नौकरी पेशा में हो, चाहे वो आप राजनीति में हो, जहां भी आप हैं नेतृत्व करें। बस मेरी आपसे यही निवेदन है। नेतृत्व करेंगे, जिस फील्ड में रहेंगे नेतृत्व करेंगे, भारत समृद्ध होगा। आप समृद्ध होंगे, आपके समृद्धि से आपका समाज समृद्ध होगा, समाज समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। तभी जाकर के हम भारतवासी विश्वगुरु बनेंगे। यही मेरा युवाओं से विशेष पहल है कि आप नेतृत्व करें। चलिए, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें कहीं, अपनी कहानी आपने बताई और हमारे युवाओं को मोटिवेट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप हमारे स्टूडियो में आए, रेडियो मयूर की पूरी टीम आपकी आभारी है, जो अपनी बातों से आपने युवाओं को मोटिवेट किया। तो श्रोताओं, ये हमारे आज के एपिसोड में ये थे राजीव तिवारी जी, और हमने इनसे इनकी कहानी जानी और ये भी जाना कि ये कैसे काम कर रहे हैं, क्या विज़न लेके चल रहे हैं। चूँकि इनकी प्राथमिकता राजनीति है, तो वहाँ पे ये सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी बात यही है। तो आज के एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही, और हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी अन्य अतिथि के साथ, किसी अन्य विषय के ऊपर बातें करेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी कि अभिषेक अरुण को और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप सुनते रहिए रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपनी दिल की आवाज़।